हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें। आज के इस कोरोना काल में समय और परिस्थिति की मांग है कि हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या फिर अपने फोन आदि के माध्यम से अपने लोगों से जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। आज की टॉपिक है बक्सर युद्ध। जैसा कि इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि बंगाल में जो योग्य नवाब था मीर कासिम, उसे पदच्युत कर दिया गया था। उसकी योग्यता के देखते हुए अंग्रेजों के जब स्वतंत्रता में अंकुश लगा तो उसे पदच्युत कर दिया गया था। समय था 1763 और वो जब वहां से यानी कि बंगाल से जब बाहर निकलता है तो अवध की ओर जाता है, क्योंकि अवध उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रांत था। इसकी महत्ता और इसकी मजबूती हम इससे आंक सकते हैं कि उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय खुद अवध नवाब के यहां आए हुए थे, एक तरह से संरक्षण में थे। हालांकि मुगल बादशाह ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपना वजीर भी बना रखा था, लेकिन इस समय उस दरबार में दोनों लोग उपस्थित थे जब मीर कासिम पहुंचता है। यह समय है मार्च 1764। इनके बीच एक समझौता होता है जिसे हम इतिहास में त्रिगुट समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते में अवध नवाब शुजाउद्दौला की नजरें जो लंबे समय से बिहार की संपन्नता पर गड़ी थी, उसे पाने का एक सुनहरा अवसर दिखा और यह तय हुआ कि बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर के एक संगठन बनाएंगे और अंग्रेजों का एक साथ आक्रमण करेंगे, मुकाबला करेंगे और उसे भारत से बाहर खदेड़ कर दम लेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण संधि के रूप में हम इसे पाते हैं। यदि वो फलीभूत हो जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। इस संधि में यानी मार्च 1764 में यह तय हुआ कि युद्ध के बाद मीर कासिम 3 करोड़ रुपया शुजाउद्दौला को देगा। यह भी तय हुआ कि बिहार का प्रांत भी शुजाउद्दौला को दे दिया जाएगा और यह भी तय हुआ कि शुजाउद्दौला को 11,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे मीर कासिम यानी बंगाल नवाब की ओर से युद्ध जीतने के बाद। ये सब सारी शर्तें तय हो गई, जिसमें सबके अपने अपने स्वार्थ छुपे हुए थे। इस तैयारी के बाद अंग्रेजों का सामना करने के लिए त्रिगुट सेना बंगाल की ओर बढ़ गया। गंगा नदी के किनारे बक्सर, जो बनारस से थोड़ी ही दूर पर है, में यह युद्ध 23 अक्टूबर 1764 के दिन हुआ। दूसरी ओर अंग्रेज सेनापति हेक्टर था, जो बहुत तेज तर्रार था, बहुत अनुभवी था और उसके सैनिकों में बेहद अनुशासन था। वहीं दूसरी ओर त्रिगुट की सेना अनुशासनहीन था और एक तरह से भीड़ था, न जिसके युद्ध की कोई क्षमता थी न ही उसमें युद्ध कला थी और भारतीयों की इस त्रिगुट के भीड़ में अनुशासन की भारी कमी थी। इन्हीं परिस्थितियों में जब 23 अक्टूबर 1764 के दिन बक्सर में जो निर्णायक युद्ध हुआ, जो मात्र 3 घंटे में भारत का भाग्य बदल दिया, उसे हम बक्सर युद्ध के नाम से इतिहास में पढ़ते पढ़ाते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि इस युद्ध में
असद खां, शाहूमल और जैनुल आबादीन, ये 3 ऐसे गद्दार अभी भी थे जिन्हें युद्ध के पहले हेक्टर मुनरो ने खरीद लिया और इन्हीं के नियंत्रण में सेना भी थी। प्लासी युद्ध की प्रतिकृति थी जिसमें मीर जाफर पहले से बिक गया। यहां भी असद खां और शाहूमल जैसे गद्दार पहले से बिक गए। उसका असर तो पड़ना था और उसका असर इस स्तर पर पड़ा कि विजय पराजय में बदल गया। योग्य नवाब जो मीर कासिम, उसकी योग्यता तो हम इससे भी आंकते हैं कि उसने अपने शासन काल में अब्बाब और खिजरी नामक कर भी लगाया था। देखा जाए तो एकमात्र ऐसा नवाब था जो अपने अधिकारियों से कर वसूल करता था, जिसे इतिहास में हम खिजरी कर कहते हैं। अब अब्बाब एक सामान्य कर था। इन करों को लगा करके वो अपनी बंगाल के खजाने को भरता था। उसकी योग्यता तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो भी इस गुट में इन गद्दारों के कारण पराजित हो गया और भाग निकला। तो मीर कासिम का पलायन हो गया। शुजाउद्दौला पहले तो भागा बहुत लंबे समय तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आते आते 1765 में आत्मसमर्पण कर दिया। और दिल्ली के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, वो तो पहले से ही आत्मसमर्पण कर दिए थे, उन्हें पेंशनर बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर के रमजे म्यूर कहते हैं कि वास्तव में बक्सर का विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल को अच्छे से जकड़ लिया। समय है 1764। देखा जाए तो अंग्रेज यहां बड़े भाग्यशाली निकले, क्योंकि 1757 में प्लासी युद्ध में खजाना हाथ लगा। आगे हम पाते हैं कि 1760 में बंडीवास युद्ध में फ्रांसीसी जैसे प्रतिद्वंदियों को हटा करके उसी खजाने की मदद से यहां सेना और अस्त्र शस्त्र रसद वगैरह की वृद्धि करके फ्रांसीसियों को पराजित करने में भी अंग्रेज सफल रहे। बंडीवास युद्ध 1760 में 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली से मराठों का जो जंग हुआ, उसमें मराठों के हर घर से एक न एक लोग मारे गए। परिणाम हुआ कि पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठे, जो कि अभी भी बहुत ताकतवर माने जाते थे, पूरी तरह से टूट गए। और उसके बाद 1764 के युद्ध में उत्तर भारत के तीनों शक्तिशाली यानी कि बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की पराजय एक तरह से पूरे भारत भर में अंग्रेजों के टक्कर देने के लिए कोई अब मजबूत पार्टी, नेता, राज्य या शासक नहीं बचा। वास्तव में बक्सर का युद्ध ही अंग्रेजों के लिए पूरे भारत के मार्ग गुलामी के लिए खोल दिया। पूरे भारत पर अब इनकी नजर पड़ गई और इसे वो अमली जामा पहनाते हैं 1765 के इलाहाबाद संधि के बाद। लेकिन इतने बड़े शातिर थे कि वो कभी भी फ्रंट पर आकर के आम जनता के नाराजगी का सामना नहीं किए। वो हमेशा बैक डोर से रिमोट चलाते थे और मन माफिक राजा से अपनी चैनल बदलते थे और परिणाम ये होता था कि प्रजा यानी आम जनता सोचती थी कि हमारे निर्णय राजा के निर्णय हैं, हमारे नवाब के निर्णय हैं, जबकि वास्तव में वो अंग्रेजों के निर्णय होते थे। इतिहासकार पी रॉबर्ट्स ने कहा भी है कि बक्सर का युद्ध ही वास्तव में अंग्रेजों की विजय का मार्ग खोलता है, न कि प्लासी का युद्ध। तो देखा जाए तो प्लासी से वो एक तरह से व्यापारी से राजनीतिक बनने की दिशा में बढ़े और बक्सर युद्ध 1764 में विजयोपरांत अंग्रेजों के लिए पूरे भारत में एक खुला मंच मिल गया प्रशासन करने का, शासक बनने का। और यही से भारत की हथेली पर गुलामी लिख दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 3 घंटे के युद्ध ने भारत की
तकदीर की दिशा और दशा बदल दी और भारत को उस गहरे खाई में, उस गहरे गुलामी के अंधेरे में इस बक्सर युद्ध ने ढकेल दिया, जिसकी रोशनी मिलते मिलते लगभग 190 साल हो गए जब हम 1947 में आजाद हुए अंग्रेजों के चंगुल से। तो आज के बक्सर युद्ध का संक्षिप्त विचार जो मैंने आपसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे ध्यान से सुना। आगे हम इसके आगे इलाहाबाद की संधि पर बात करेंगे अपने अगले अंक में। थैंक यू वेरी मच।